नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी कक्षा 12 जीव विज्ञान का जो चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम था वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसकी ये मेंडल के नियमों से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करेंगे, मेंडल का जो दूसरा नियम है जिसका नाम है विसंयोजन का नियम, या इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और एक है मेंडल का तीसरा नियम जो कि है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो इन तीनों नियमों, दो नियमों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले नियम की बात मैंने इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर करी थी, वीडियो नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए, चैनल को पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले विसंयोजन का नियम क्या कहता है। विसंयोजन का जो नियम है इसे एक और नाम दिया जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, रूल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का नियम इसे कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है अभी देखेंगे। उससे पहले ये जो नियम है ये एक संकर संकरण पर आधारित है। इससे पहले प्रभाविता का नियम मैंने पढ़ाया था, वो भी एक संकर संकरण पर आधारित था। जो हमारा तीसरा नियम है जो कि स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ये तो एक इन मुख्य अंतर है विसंयोजन के नियम में और स्वतंत्र अपव्ययन के नियम में। तो ये नियम क्या कहते हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो ये नियम कहता है कि किसी विषम युग्मनजी मतलब जैसे कि ये जब दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे के समान हो, ये यहाँ पर कैपिटल टी है जो कि प्रभावी है और स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है। ये स्थिति क्या है, विषम युग्मनजी है, ठीक है, हेट्रोजाइगोस है, ठीक है। यह संकर में युग्म विकल्पी के दोनों कारक या जीन पास पास रहते हुए भी एक दूसरे से संदूषित नहीं होते यानी मिक्सअप नहीं होते, तथा एक संकर में युग्मक निर्माण के समय दोनों जीन एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाते हैं। मतलब पहले तो ये संदूषित नहीं होंगे, लेकिन जब गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा, जब गेमेट बनाएंगे, गेमेट्स या युग्मक, जब युग्मक का निर्माण होगा तो ये जीन जो होते हैं ये एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाते हैं। इस पूरी स्थिति को, ये जो जोड़े में है, इसे जीन भी कह दिया जाता है, कारक भी कह दिया जाता है, कुछ भी मान लो, ठीक है। कारक, फैक्टर, जीन कुछ भी बोला जा सकता है, युग्म विकल्पी भी बोला जा सकता है। तो जब भी इनके गेमेट्स बनाएंगे तो ये पृथक पृथक हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, ये प्रत्येक युग्मक शुद्ध होता है, ठीक है, प्रत्येक युग्मक शुद्ध होता है। इसे हम समझते हैं एक संकर संकरण के उदाहरण से। देखिए आप किस प्रकार उदाहरण लिया मैंने, एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहता है कि जब किसी एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसमें विषम युग्मनजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, या विषम युग्मनजी लंबी कोई जाति है, संतान है, वो प्राप्त होती है। तो देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर है समयुग्मनजी लंबे पौधे, इनका मैंने क्रॉस करवाया समयुग्मनजी बौने पौधों के साथ। यहाँ पे इसमें जीन है स्मॉल टी और इसमें जीन है कैपिटल टी। जब इनका क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने से पहले युग्मक बनते हैं, वो इतना मैं नहीं लिखूंगा, एक संकर संकरण में इनकी ऑलरेडी बात कर चुका हूँ मैं, तो यहाँ पर इतना नहीं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये एक दूसरे के स्वतंत्र तो है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत है। ये तो लंबे को व्यक्त कर रहा है, वहीं ये व्यक्त कर रहा है बोने को, यानी एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र जरूर है लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत है। शुद्ध लंबे पौधे में कैपिटल टी व शुद्ध बौने पौधे में स्मॉल टी जीन होते हैं। इसका क्रॉस करवाएंगे तो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगी, ठीक है। ये दोनों जनकों के संकरण से प्राप्त होती है। यहाँ केवल एक लक्षण प्रभावी प्रकट होता है परंतु अप्रभावी प्रकट नहीं होता। तो देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि F1 पीढ़ी में प्रभावी जो है वही प्रकट हो रहा है, यानी ये लंबा पौधा है तो प्रभावी ही प्रकट हो रहा है, अप्रभावी का कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। लेकिन जब हम F1 पीढ़ी का स्व परागण करवाते हैं, F2 पीढ़ी बनाते हैं, तो देखिए क्या स्थिति होती है। तो F1 पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी एक साथ रहते हैं, ये लक्षण युग्मक बनते समय अलग हो जाते हैं, यही पृथक्करण का नियम है। लेकिन जब F2 पीढ़ी के लिए हम युग्मक बनाते हैं तो वहाँ पर कुछ अप्रभावी लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि स्वतंत्र अपव्ययन में हम देखेंगे। तो ये जो युग्मकों का अलग अलग बनना
एक किसी अन्य संतान उत्पन्न करने के लिए यही पृथक्करण का नियम है। प्रभावी व अप्रभावी एक साथ रहते हैं, ये संदूषित नहीं होते, प्रत्येक युग्मक शुद्ध होता है। ये 2-3 बातें हैं, ये पूरा लिखोगे पूरा नंबर मिलेंगे आपको। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। विसंयोजन का नियम जो कि दूसरा नियम है मेंडल का। अब मैं बात करूंगा तीसरा नियम जो कि है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो तीसरा नियम पढ़ने से पहले मैं आपको इस नियम की उपयोगिता बता देता हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की उपयोगिता या इंपॉर्टेंस क्या होती है इस नियम की। तो देखिए मेंडल के इस नियम से जीनी संकल्पना, जीन कॉन्सेप्ट को महत्व मिला। अभी जीन संकल्पना क्या होती है, इसे हम किस प्रकार से महत्व दे सकते हैं, किस प्रकार इसका विकास किया जा सकता है, ऐसी आदि बिंदुओं पर इससे महत्वपूर्ण सहायता मिली है। तो हम और उपयोग की बात करते हैं तो प्रत्येक लक्षण का विकास एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है। भी प्रत्येक कोई लक्षण या कैरेक्टर जो संतान में जाएगा पेरेंट से, उसका नियंत्रण या जो कंट्रोल होता है वो कौन करता है, जीन करता है। दूसरा रूल देखिए, प्रत्येक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं जो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को, विपर्यासी हो गए, विपर्यासी का मतलब एक दूसरे के विपरीत, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के विपरीत है। ये 2 क्या होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं। तीसरा, एक जीन के युग्म विकल्पी पृथक होकर संकरण के अलग अलग युग्म में जाते हैं। एक जीन के युग्म विकल्पी पृथक होकर संकर के अलग अलग युग्मक में जाते हैं। मतलब एक जीन है, उसके कोई भी युग्म विकल्पी है, वो जब युग्मक बनाएंगे तो वो अलग अलग जनक में या अलग अलग संकर में जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। अब ये जो कैपिटल टी है ये जाएगा प्रभावी जनक में, और वहीं ये जो स्मॉल टी है ये जाएगा अप्रभावी जनक के लिए। यानी प्रत्येक युग्म विकल्पी है वो अपने आप में शुद्ध है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अगले लास्ट उपयोग है इसका, जीन वंशागति की इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती है। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंस है, इसकी उपयोगिता है, आ जाए तो लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यानी इसमें 2 लक्षणों की या 2 जीनों की 2 युग्म विकल्पियों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन के अंदर। और उससे पहले जो मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम, उसके अंदर हम लोग बेसिकली किसकी स्टडी करते हैं, एक संकर संकरण की। लेकिन यहाँ पर हम द्विसंकर संकरण के अंदर बारे में बात करने वाले हैं। तो इस नियम के अनुसार ये बिल्कुल सिंपल है, सेकंड नियम थोड़ा टफ है, ये बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए ये नियम क्या कहता है, जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी लक्षणों के बीच क्रॉस करवाया जाता है, या तो 2 जोड़ी लक्षण होंगे या 2 से अधिक जोड़ी भी हो सकते हैं, त्रिसंकर संकरण में चला जाएगा। वो आपके इतना आता नहीं है तो मैं 2 जोड़ी तक ही सीमित रखूंगा। 2 जोड़ी लक्षणों के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सिंपल सी बात कहना चाह रहा है कि कोई लक्षण है उसकी वंशागति, यानी जब वो एक वंश से दूसरे वंश में जाएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, तो उसकी जो वंशागति है, हेरिडिटी, वो क्या होगी, स्वतंत्र रूप से होगी। यानी उस एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण, यानी एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात कहना चाह रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर ये अप्रभावी है, ये क्या है, अप्रभावी। अब इस लक्षण की वंशागति का इस लक्षण की उपस्थिति से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो लंबा ही होगा। ठीक है, ये तो क्या होगा, लंबा ही होगा। ठीक है, ये बोनस शो नहीं होगा, ये प्रभावी होगा, ये अप्रभावी, ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। ये उदाहरण हमें क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस का लेना है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। तो डाई हाइब्रिड क्या होता है, इसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाता है। यहाँ पर हमने जैसे बीज का रंग लिया और बीज का रंग और बीज का आकार लिया। बीज का आकार है गोल और एक है झुर्रीदार, रंग है पीला और हरा। पीला जो है वो प्रभावी है, हरा है क्या है, अप्रभावी है। तो देखिए किस प्रकार से ये है जनक, इनको मैं समझाने के लिए आपको इस प्रकार से कलर पेन से शो किया है। तो देखिए ये कैपिटल आर यानी गोल हैं ये दोनों, और यहाँ पर कैपिटल वाई ये दोनों क्या है, पीले। और यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी क्या है, झुर्रीदार हरे हैं, गोल पीले हैं। इनके बीच में प्रभावी और अप्रभावी के बीच में जब मैंने क्रॉस करवाया तो सबसे पहले हम बनाते हैं युग्मक। युग्मक क्या बनेंगे, 2 RY बन जाएंगे, उधर
स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, दो युग्मों के ये बन जाएंगे। तो यहाँ से ये आर वाई इन दोनों का मैंने क्या करवा दिया, युग्मनज बना दिया। तो F1PD प्राप्त कर ली। तो इनसे क्या होगा, ये आर वाई और ये आर वाई मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मैंने द्विसंकर संकरण पढ़ाया था तब अच्छी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर समझने की दृष्टि से आप देख सकते हो, पहले दोनों आर आर लिख लें। तो पहला प्रभावी कैपिटल आर है तो इसलिए प्रभावी को लिखेंगे, ये प्रभावी आ गया, ये वाला यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो दूसरा आ रहा है स्मॉल आ रहा है उसको लिखेंगे, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद प्रभावी वाई, ये प्रभावी वाई है, ये अप्रभावी वाई। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या प्राप्त होते हैं, गोल पीले बीज प्राप्त होते हैं। ये मैंने आपको समझाने की दृष्टि से इस प्रकार का डायग्राम बनाया। साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो, प्रॉपर वे में सीक्वेंस में चल रहा हूँ। अगर आप हमारी वीडियो डेली वॉच करोगे तो आपको नोट्स भी साथ साथ में मिलते जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, ये भी एक बेनिफिट है। ठीक है, अगला आगे देख सकते हैं। इससे तामझाम से हम क्या समझ सकते हैं, आइए देखिए। यहाँ से स्पष्ट है कि F1PD में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। प्रभावी लक्षण यहाँ पर कौन से, गोल व पीला। गोल क्या है, बीज का आकार, और वहीं पीला क्या है, बीज का रंग है। ये दोनों प्रभावी होते हैं। अप्रभावी क्या है, हरा, यानी बीज का रंग हरा और बीज का आकार झुर्रीदार, ये प्रकट नहीं होते, ये अप्रभावी है। F1PD की बात कर रहा हूँ। परंतु जब आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप वाली संतानों का स्वपरागण करवाएंगे, जब इनका स्वपरागण करवाएंगे, जब इनकी F2PD प्राप्त होती है, जिसमें 4 प्रकार के फिनोटाइप प्राप्त होते हैं। ये 4 प्रकार के फिनोटाइप क्या हैं, देखिए। 9 तो क्या होंगे, गोल पीले बीज वाले, ठीक है। और 3 क्या होंगे, गोल हरे वाले, और 3 ही क्या होंगे, झुर्रीदार पीले, और एक था झुर्रीदार हरा। 9:3:3:1 ये अनुपात द्विसंकर संकरण में मैंने पढ़ाया था, तो वही अनुपात प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप क्या समझ सकते हो इस चीज़ से, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि F1PD में तो सिर्फ प्रभावी लक्षण ये प्रकट हो रहे थे, अप्रभावी नहीं हो रहे थे। वहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, झुर्रीदार पीला भी दिख रहा है, झुर्रीदार हरा भी दिख रहा है, और गोल हरा भी दिख रहा है। यहाँ पर हरा अप्रभावी है, गोल प्रभावी है। यहाँ पर देखियो ये तो पूरा ही प्रभावी है, ठीक है, ये तो पहले ही था, लेकिन ये तीनों नए शो हो गए। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस चीज़ से, अतः F1PD में जो लक्षण छिप गए थे, जो करेक्टर्स रह गए थे अप्रभावी वाले, वो वहाँ पर प्रकट नहीं हुए। वो कहाँ प्रकट होते हैं, F2PD में पुनः प्रकट होते हैं। ऐसा तभी संभव है जब लक्षणों का स्वतंत्र अपव्ययन हो। ऐसा तभी संभव है जब लक्षणों का क्या हो, स्वतंत्र अपव्ययन हो। तो दोस्तों ये था स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, विसंयोजन का नियम यानी पृथक्करण का नियम। इन दोनों नियमों के बारे में मैंने डिस्कस करी। अब थोड़ी सी एक चीज़ और रह गई है, मेंडल के नियमों की उपयोगिता, मेंडल के नियमों के उपयोग। वैसे तो मेंडल के बहुत सारे नियमों के उपयोग है, लेकिन मैं टॉप 3 आपके लिए लाया हूँ। देखिए टॉप 3 उपयोग क्या हो सकते हैं। संकरण विधि बहुत सुस्तम थी। संकरण विधि से हम क्या कर सकते हैं, 2 विभिन्न वंश क्रमों के अच्छे लक्षणों को एक साथ एक वंश में लाया जा सकता है। मतलब कोई भी अच्छी चीज़ है, कोई भी 2 अच्छी चीज़ है, वो हम एक संतान में 2 अच्छे गुण हम एक प्राणी या पौधे में ला सकते हैं। ऐसी संकरण विधि के द्वारा उस संतान में ला सकते हैं, ठीक है। ये जब कोई चैप्टर चलेगा हमारा जो 12th क्लास के अंदर है, मतलब जो खाद्य उत्पादन व कार्यनीति में वृद्धि, इस प्रकार से कुछ चैप्टर है, उसके अंदर संकरण तकनीक आएगी, वहाँ पर हम लोग पढ़ रहे होंगे इस चीज़ को। उसके बाद है मेंडल के नियमों की सहायता से हम अच्छी नस्ल के पौधे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी नस्ल के पौधे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी दूसरा उपयोग हो गया। उसके बाद उच्च संकरण तकनीक से रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित की जा सकती है, ये था तीसरा उपयोग। इस प्रकार से बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, लेकिन आप 3 लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन कई बार पूछ ले तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जब हम बात करेंगे अपूर्ण प्रभाविता और वह सह प्रभाविता के बारे में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।